हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने क्या देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन किसने दिया था और किस बेसिस पे दिया था। उसके बाद में हमने फर्स्ट किंगडम किया था, किंगडम मोनेरा। अब आज हम सेकंड किंगडम करने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। उससे पहले अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ पहले वाले 2 लेक्चर देख ले, ताकि आपको क्या है कि जो बेसिक है वो समझ में आ जाए, फिर ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और साथ में अपनी एनसीईआरटी है वो बिल्कुल पास में रखना, और साथ साथ में जो नोट्स अभी मैंने बनाए हैं उसमें जिसमें पढ़ाऊँगी, और उसको भी साथ साथ में अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। और अगर किसी को पूरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरे नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। तो जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो किंगडम मोनेरा होता है वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कैसे हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है ये। तो इसमें क्या है कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और डिटेल में अगर आपको इसकी स्टडी करनी है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वैसे अगर मैं आपको एक मेन बताऊं तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनकी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होंगे, वो होंगे यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। और इसके बाद में देखेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं एक्वेटिक, यानी कि पानी के अंदर। यानी कि कुछ होते हैं जो कि अर्थ पे रहते हैं, और लेकिन जो प्रोटिस्टा थे वो क्या थे, एक्वेटिक थे। ठीक है। फॉर मूवमेंट सीलिया एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा। यानी अब क्या बताया है कि जो प्रोटिस्टा है उसकी मूवमेंट के लिए क्या है कि सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट इन सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होता है, और कुछ एक के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट इसका है वो क्या है कि जो बाउंड्रीज आर नॉट डिफाइंड। अब इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये सबसे इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज़ दी हुई है कि जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं वो डिफाइन नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर कुछ इसको क्या देखेंगे कि इस कैटेगरी में देख लेंगे ये ऑटोट्रॉफिक है, तो यानी प्लांट्स की तरह काम कर रहे हैं, और कुछ एक देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक है, एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, डिफाइन नहीं है, ये पूरे फैले हुए हैं अर्थ के ऊपर। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोटिस्ट्स आर द कनेक्टिव लिंक। अब जो ये प्रोटिस्टा होते हैं ना, इनको क्या है कि कनेक्टिव लिंक माना जाता है। किस किस का माना जाता है, इनको कनेक्टिव लिंक माना जाता है प्लांट्स का, एनिमल्स का और फंजाई का। तो अब कैसे, क्योंकि कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या होता है सबसे पहले अपने ये देखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये समटाइम्स डील विद द प्लांट्स, यानी कि ये क्या है कि कुछ टाइम है वो प्लांट्स के जैसे बिहेव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी फूड बनाते हैं। तो क्या है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे कि सम टाइम बिहेव लाइक प्लांट्स, तो कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट्स भी हो जाएंगे ये। और कुछ टाइम ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, तो ये कनेक्टिव लिंक किसके भी हो जाएंगे, एनिमल्स के भी हो जाएंगे। और कुछ टाइम क्या है कि ये खाने के लिए क्या है, सैप्रोफिटिक होते हैं। अब सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो इसलिए दीज आर द कनेक्टिव लिंक ऑफ द फंजाई ऑल्सो। तो इस तरीके से क्या है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो 3 तरीके से क्या है, कनेक्टिव लिंक है
कैसे? प्लांट्स के जैसे, एनिमल्स के जैसे और फंजाई के जैसे। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। यानी कि जो प्रोटिस्टा है वो क्या है कि 5 कैटेगरीज के अंदर आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी है वो? सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। तो ये 5 कैटेगरीज हैं और इन पांचों के अपने को नाम है वो याद ही करने पड़ेंगे। ओके, तो इसके बाद में अपने इनको क्या है अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अपने क्या देखेंगे कि जो प्रोटिस्टा में ये जो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन, ये 5 कैटेगरीज हैं, तो ये कैसे कैसे क्या है कनेक्टिव लिंक का बिहेव कर रही थी। तो अपनों ने जैसे कहा था कि ये प्लांट के जैसे भी बिहेव करते हैं, तो कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट्स हो गए। तो कैसे होंगे? जैसे मैंने क्या आपको बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए प्लांट लाइक हो गए। तो अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे इन पांचों में से? तो प्लांट लाइक में कौन कौन से आएंगे? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये 3 हैं वो प्लांट लाइक होते हैं। और जो फंजाई लाइक कौन सा होगा? फंजाई लाइक होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड होते हैं वो फंजाई के जैसे बिहेव करते हैं। फिर एनिमल लाइक में कौन से आ जाएंगे? प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं। अब एनिमल लाइक कैसे होंगे? क्योंकि ये होलोजोइक और पैरासिटिक होंगे। अब पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रह के खाना लेता है ना, तो उसको पैरासिटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये था कि कनेक्टिव लिंक की जैसे ये कैसे बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो अपने इसका करने वाले हैं वो क्या है कि जो ये इसमें से जो क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट है वो कैसे होंगे, और जो यूग्लिनॉइड्स है वो कैसे आएंगे, और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं। अब अपनों ने जैसे पहले पढ़ा था कि प्लांट लाइक में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स था, तो अब इसमें देखेंगे जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस है वो कौन करते हैं? क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। यानी ये दोनों क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और जो यूग्लिनॉइड होते हैं ना, ये बिल्कुल अलग होते हैं, हटके। कैसे? कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, यानी कि प्लांट से भी फूड गेन करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना फूड लेते हैं। तो इसलिए इनको ये क्या होंगे? मिक्सोट्रोफिक हो गए कि फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रोफिक दोनों हो गए। तो यूग्लिनॉइड्स है वो सबसे अलग होएगा। फिर उसके बाद में जो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स हैं वो किस में आएंगे? हेटरोट्रोफिक के अंदर। यानी कि ये अपने खाने के लिए क्या है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में भी आता ना, तो आप मुझे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने एक एक करके अभी सभी जो इसकी कैटेगरीज है अलग अलग डिवाइड किया है प्रोटिस्टा को, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके अंदर क्या है कि क्राइसोफाइट्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी हैं वो? डाई एटम्स और डेस्मिड्स। तो जो डाई एटम्स हैं वो आपके क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है, और डेस्मिड्स के बारे में एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा नहीं बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया हुआ। लेकिन इसका जो मेन यही बताया है कि 2 पार्ट में डिवाइड है, डाई एटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि ये डेस्मिड्स होते हैं वो क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं, और डेस्मिड का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन एल्गी। ठीक है, फिर अपने इसके बारे में क्या है कि डाई एटम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले आगे। तो सबसे पहले अपने डाई एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका हैबिटाट। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने वाली हूँ अभी, ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी है, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। और ये आपके एग्ज़ाम में के लिए ना ये बिल्कुल सफिशिएंट है, चाहे आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे नीट का हो। तो उससे क्या है कि ये सब आप पढ़ लोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। तो हम शुरू करते हैं क्राइसोफाइट का डाई एटम्स। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे? इसका हैबिटाट, कि हैबिटाट क्या होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
दीज आर फाउंड इन द फ्रेश एंड मरीन वाटर, यानी कि ये फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और मरीन वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी होंगे और मैरीन वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद में इसका हैबिटेट हो गया, तो अब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि सेल वॉल कैसी होती है इसकी। सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। अब इसमें क्या कहा है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है और ओवरलैपिंग शेल्स की जैसे होती है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी, एक सोप बॉक्स की जैसे, जैसे एक साबुनदानी होती है ना अपनी, वो सोप बॉक्स के जैसे होती है ये, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगी ये। तो इसलिए सोप बॉक्स के जैसे है ना ये, इसलिए इसको कहा गया है कि ये सोप बॉक्स की जैसी लगती है और थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं ये। और फिर उसके बाद में क्या कहा है कि वॉल्स आर एम्बीडेड विद सिलिका, और जो इसकी वॉल है उसके ऊपर सिलिका प्रेजेंट होती है। इसी वजह से क्या होता है कि ये वॉल्स है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं, यानी कि ये क्या है, कभी भी टूटती नहीं है, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होती है ना, इस वजह से इसकी जो वॉल होएगी वो हार्ड होती है, तो ये कभी टूटती नहीं है, ये सालों तक इसको डिपॉजिट होके रहती है पानी के अंदर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, जो डायटम्स होते हैं, और क्या होता है इसके अंदर कि ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन द वाटर करंट, यानी कि जैसे जैसे पानी बहता है ना, वैसे वैसे क्या है कि ये क्या है, पानी के साथ में बहते हैं, ठीक है। तो जो पानी के साथ में बहते हैं ना, उनको कहते हैं प्लैंकटॉन्स, ओके। तो इसलिए इनको प्लैंकटॉन्स कहा गया है। और इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कि कुछ एक प्रोटिस्टा ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो जो डाई एटम्स होते हैं इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद में अपने इसके पिगमेंट की बात करें कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ओके। इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। फिर जो न्यूट्रिशन है वो क्या होगा इसका, फोटो ऑटोट्रोफिक, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा था कि क्राइसोफाइट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्राइसोफाइट्स में तो है डाई एटम्स, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इनका न्यूट्रिशन भी कैसा होगा, फोटो ऑटोट्रोफिक ही होगा। तो ये हो गया अपना क्राइसोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की, डाई एटम्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, यानी कि इसकी क्या है कि जो सेल वॉल होती है वो लार्ज अमाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाती है पानी के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है। अब वो सिलिका की बनी हुई होती है, इसीलिए वो हार्ड है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको तोड़ नहीं सकते, वो टूटती भी नहीं है पानी के अंदर भी, ठीक है। तो वो क्या है, सालों तक पानी के अंदर डिपॉजिट होके रहती है, करोड़ों वर्षों तक इसको क्या है कि पानी के अंदर डिपॉजिट होके रहेगी। तो दिस एक्यूमुलेशन इज ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर टू एज द डायएटमेशियस अर्थ। अब इसका क्या मतलब है कि ये करोड़ों वर्षों तक क्या है, एक्यूमुलेट होके यानी इकट्ठा होके रह रही है पानी के अंदर। तो जिस जगह पे ये जो डाई एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उस अर्थ को क्या बोलेंगे, डायएटमेशियस अर्थ बोलेंगे। बीइंग ग्रीटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। अब क्या है कि जो ये सॉइल होती है जहाँ पर ये जिस अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, उस सॉइल का यूज़ किस लिए किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, यानी ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ये भी एनसीईआरटी की एज इट इज़ और सबसे मेन लाइन है कि जो डाई एटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके, इन द ओशियंस, यानी कि ओशियंस के अंदर हैं, वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये एनसीईआरटी की मेन लाइन है और पिछले साल क्या प्रीवियस ईयर में नीट के अंदर आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। ये था क्राइसोफाइट्स।
अब इसके बाद में हम सेकंड इसका जो प्रोटिस्टा का जो सेकंड पार्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स, जो सेकंड कैटेगरी है, अब उसके बारे में अपने रीड करेंगे। तो इसके अंदर भी सबसे पहले अपने देखेंगे कि इसका हैबिटाट कैसा होता है। तो ये क्या होते हैं, मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अपनों ने जैसे क्राइसोफाइट्स पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके पढ़ते हैं ताकि क्या है कि इनको याद करना भी इजी हो जाता है, और अपने को अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो समझ भी जल्दी आता है कि हाँ उसमें ऐसा था, इसके अंदर ऐसा है, तो फिर अपने को याद भी ज़्यादा रहेगा अगर कंपेयर करके पढ़ते हैं तो इसका हैबिटेट मैरीन वाटर है, यानी कि ये मैरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो क्राइसोफाइट्स थे वो फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट थे और मरीन वाटर के अंदर भी प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब इसके अंदर क्या है कि इसकी सेल वॉल है, उसके ऊपर क्या है, आउटर सरफेस के ऊपर सेल्यूलोज प्लेट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती है इसके ऊपर। अब कैसे होती है आप इस डायग्राम में देखो, जैसे ये सेल बनाई हुई है, इसकी सेल वॉल है ये, तो इसके ऊपर ये जो रेड लाइन से मैंने इस तरीके से प्लेट्स बनाई है ना, ये क्या है, इसकी सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं, स्टिफ हैं, यानी कि हार्ड होती हैं, इनको तोड़ना भी मुश्किल होता है। तो अब इसके बाद में क्या है कि इसके अंदर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसा कि अपनों ने क्राइसोफाइट के डायटम के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर तो फ्लैजिला एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसके अंदर है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वो भी दो तरीके से अलग अलग। वो कैसे, देखो, ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडिनल। उससे पहले अगर आपको ट्रांसफ़र लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है ट्रांसफ़र का मतलब और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब। अगर ये पेज है मान लो, ठीक है, तो ये पेज का अगर इस तरीके से ये है ना, ये अपने लेंगे इस तरीके से, जैसे अपनी ये लाइंस लिखी हुई हैं, तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र भी हो गया, और लंबा लेंगे तो ये चीज़ होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल है। ओके, तो इसके अंदर दो फ्लैजिला हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, ये इस लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ये निकल रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है, और जो ये इस तरीके से ये ट्रांसफ़र वे में निकल रहा है तो इसको ट्रांसवर्स फ्लैजिला कह दिया। और ये बीच में जो है ग्रूव्स हैं, ठीक है, तो ग्रूव्स ये गड्ढे से बने हुए हैं ना, तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल वे में है तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव बोल दिया, और ट्रांसफ़र वे में है तो ट्रांसफ़र ग्रूव बोल दिया इसको, ठीक है। ये थी इसकी सेल वॉल। फिर उसके बाद में जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसका पिगमेंट कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब उसके अंदर अपनों पढ़ा था कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था। अब इसके अंदर क्या होता है कि दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, यानी कि ये क्या है कि अलग अलग पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके अलग अलग कलर होते हैं। तो इसके अंदर येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, यानी कि ये पिगमेंट का इनका कलर है वो इनके पिगमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसका कलर कैसा होगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि क्राइसोफाइट के डायटम में था एक पिगमेंट था क्लोरोफिल ए, वैसे नहीं होगा, इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में अपने न्यूट्रिशन की बात करें कि डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, फोटो ऑटोट्रोफ्स। ये अपनों ने पहले पढ़ा था कि जो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या है अपना फूड बनाते हैं। फिर उसके बाद में अपने एक बात करते हैं कि रेड टाइड क्या होता है इसके अंदर। रेड टाइड क्या होता है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ये क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि गोनियोलेक्स है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का है। अंडर गोज द सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर्स रेड। इसके अंदर क्या होता है कि जो सी है ना वो क्या है कि बिल्कुल रेड दिखाई देने लग जाता है,
वो किस वजह से, क्योंकि ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। तो डिवाइड होने से क्या होगा, पूरा जो सी होगा वो रेड हो जाएगा, और उस रेड सी को क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद में टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज द फिशेस। जो ये रेड टाइड्स हैं, यानी कि जो रेड टाइड मतलब कि जो क्या कहते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा सी के अंदर क्या है, स्प्रेड हो गए, फैल गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो रेड टाइड्स क्या करेंगे कि टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, यानी कि क्या करेंगे कि जहरीले पदार्थ हैं उनको रिलीज करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो उस मरीन वाटर के अंदर और ऑर्गेनिजम्स थे, फिशेस वगैरह थी, उनकी क्या है कि डेथ होने लग जाती है, वो मरने लग जाती हैं। तो गाइज ये था हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, जो जिसमें क्या था कि मैरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी सेल वॉल है वो स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है आउटर सरफेस के ऊपर। दो टाइप के फ्लैजिला थे, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर। फिर उसके बाद में इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट की वजह से इनका कलर भी अलग अलग होता है, और न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और रेड टाइड क्या है कि इसके अंदर क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन कर करके क्या है कि सी है वो रेड कलर का अपीयर होता है, उसको रेड टाइड कहा गया है। ओके, फिर डाइनोफ्लैजिलेट के बाद अपने करेंगे यूग्लेनॉइड्स, कि यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं। तो यूग्लेनॉइड्स के अंदर सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, इसका हैबिटेट देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये यूग्लेनॉइड्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक और क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक। मतलब इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से होता है, और यानी कि ये सबसे अलग ही बिहेव करते हैं। जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म में तो थोड़ी बहुत कॉमन होएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग बिहेव ही करेंगे अपना। तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी कि ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर होंगे लेकिन स्टैग्नेंट वाटर। अब स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है, खड़ा पानी, यानी जो पानी चलता नहीं है ना, उस पानी के अंदर ये यूग्लिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर में सेल वॉल है। अब सेल वॉल तो एब्सेंट होती है इसके अंदर, जैसा कि अब अपनों ने पहले देखा था क्राइसोफाइट है, वो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन उनका जो क्या है वो पानी के साथ क्या कर रहे थे, बह रहे थे। लेकिन और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स थे वो क्या थे, मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। अब यूग्लिनॉइड का जो हैबिटेट है वो क्या था, ये फ्रेश वाटर के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन स्टैग्नेंट वाटर के साथ, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर होता है, पानी यहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में इसकी सेल वॉल तो एब्सेंट ही होती है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, यानी कि इनके अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है लेकिन इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं पेलिकल, और विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और इस पेलिकल की वजह से क्या है कि यूग्लिनॉइड्स की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। तो अब ये स्ट्रक्चर आप देखो, ये क्या है, यूग्लिनॉइड की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो रेड लाइन से जो डॉटेड लाइन बनाई गई है, ये है इसकी आउटर फ्लेक्सिबल लेयर, पेलिकल कहते हैं जिसको। ठीक है, और इस पेलिकल की वजह से क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल। फिर उसके बाद में अपने फ्लैजिला की बात करते हैं। इसके अंदर भी क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब क्राइसोफाइट के अंदर जैसे अपनों ने पढ़ा था कि क्राइसोफाइट के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है बिल्कुल। और डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर अपनों ने पढ़ा था दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। दो टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, और कौन कौन से थे, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर। और जो फ्लैजिला यूग्लिनॉइड के अंदर प्रेजेंट हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट तो दो टाइप के दो फ्लैजिला हैं, लेकिन क्या है कि अलग अलग होते हैं। एक बड़ा होता है और एक छोटा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो वन इज़ शॉर्ट एंड वन इज़ लॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर देखें अपने, तो ये फ्लैजिला देखो, ये बड़ा बनाया हुआ है ना, और ये बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल इतना सा। ठीक है, तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अब बात करते हैं इनके पिगमेंट की, कि पिगमेंट इसमें अंदर कौन कौन से होते हैं।
तो प्लांट लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट, यानी कि प्लांट्स के जैसे इसके अंदर भी दो टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसके अंदर भी दो टाइप के हैं। फिर उसके बाद में इनमें न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन अगर देखें तो प्लांट्स के जैसे तो करेंगी, फोटो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। जैसा कि बताया था कि ये मिक्सोट्रोफिक होते हैं, कि ये प्लांट्स की जैसे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और कुछ एक ऐसे यूग्लिनोइड्स होते हैं जो क्या है अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इनको हेट्रोट्रोफिक भी आते हैं इसके अंदर। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो इसके अंदर क्या क्यों प्रेजेंट होते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये लाइन लिखी हुई है वो पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है कि ये क्या है? यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ऐसा किस लिए होता है, अब अपने उसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखो, अब अपने को पता है कि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब अपने देखते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं। अब यह जैसे कि अपनों ने एक ये ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते, एक बीकर लिया है, ठीक है, या फिर अपने मान लेते कि यहाँ पे ये यूग्लिनोइड है, एक सेल है, और इसके बीच में क्या होता है? सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। गाढ़ा होता है मतलब कि वो हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है कि जब भी अपने मान लो पानी के अंदर ऊपर से कुछ ऐड करते हैं, मान लो कोई नमक ऐड कर लिया या फिर शुगर ऐड कर ली, ठीक है, तो वो जो पानी में नमक या शुगर ऐड की है, तो वो जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है ना, तो उस पानी को बोलते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो यहाँ पे ये पानी ले लिया, पानी के अंदर अपनों ने क्या किया कि नमक मिला लिया, तो ये सॉल्यूशन क्या बन गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब भी ये जो सेल है, अब अपनों ने यूनिसेल्युलर की बात कर रहे हैं कि यूग्लिनोइड्स है, अब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? गाढ़ा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? हाइपरटोनिक की तरह काम करेगा, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रेश वाटर है मतलब कि इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, तो यानी कि सिंपल वाटर है, तो सिंपल वाटर है तो ये किसकी तरह काम करेगा? हाइपोटोनिक की तरह। हाइपोटोनिक मतलब जो सिंपल वाटर है इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि मूवमेंट कैसे होती है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की अंदर मूवमेंट होती है पानी की हमेशा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो ये यूग्लिनोइड की सेल है इसके अंदर क्या होगा? बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा और इस साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल भर जाएगा। और फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल इस वैक्यूल है वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो बाहर निकाल सके, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर से क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म में किसी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर पानी जा रहा है, तो इससे पानी अंदर ज़्यादा हो गया। अब पानी अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? ये पानी को बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में अपने पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, कि इनका रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए इन्होंने बताया कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन मतलब टूटना, और लॉन्गिट्यूडिनल मैंने जैसे बताया था इस तरीके से लंबे तरीके से हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल तो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म था, ठीक है,
इसका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यानी 1 से 2 सेल बनेगी, इस तरीके से लंबे तरीके से टूटेगा, इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूग्लिनोइड्स। फिर उसके बाद में हम करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या है, सबसे पहले वही जैसे हमने पहले पढ़े हैं कि हैबिटाट देखते हैं कि इसका हैबिटाट कैसा है। तो इनका हैबिटाट होता है, वो होता है कि ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड डेड लीव्स। अब इसके अंदर यानी कि ये डेड लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका लाइफ साइकिल अपने पढ़ेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है इसके अंदर। अंडर द सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब इसके अंदर पता है क्या होता है कि जब भी सूटेबल कंडीशन आती है ना, तो ये स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, अपने आप को चारों तरफ फैला लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे फैलाते हैं वो बताऊंगी कि एक सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं जिसको, और ग्रो करते करते बहुत फीट तक फैल जाते हैं। अब मान लो कि अपनों ने एक सेल ले लिया ये, ठीक है, ये एक सेल है जो कि 2n है, 2n सेल है। अब इसमें पता है क्या होता है कि अपनों ने जैसे ऊपर अभी पढ़ा था कि यूग्लिनोइड्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, यानी कि वो डिवाइड हो रही थी ना सेल, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था उनका। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, इसके अंदर बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे होता है कि इसके अंदर क्या है कि इसके न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते हैं, ना कि इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा। सेल नहीं टूटेगी इसकी क्या आएगी कि इसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। तो एक न्यूक्लियस था 2n, तो इस 2n न्यूक्लियस से क्या है कि और ज़्यादा न्यूक्लियस डिवाइड होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कैरियोकाइनेसिस होता है इसका। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीज़न, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा जिससे मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर अब उसके बाद में क्या होगा, अब अपने देखते हैं कि ये डिवाइड होते होते क्या है कि एक लार्ज सरफेस एरिया पे फैल जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, वैसे फैलती जाती है बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये देखो पहले इतने न्यूक्लियस से और ज़्यादा डिवीज़न हुआ तो और ज़्यादा न्यूक्लियस बन गए। फिर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस बड़ी स्ट्रक्चर को क्या बोला इन्होंने, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम कहीं आप वो मत समझ लेना जिससे कि मलेरिया होता है, ये अलग प्लाज्मोडियम है जो क्या है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है स्लाइम मोल्ड की, तो इस वजह से उसको प्लाज्मोडियम नाम दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी ये तो क्या था, सूटेबल कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी, तब जाके मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी थी इसकी। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, इस तरीके से अनफेवरेबल यानी कि मतलब जिसमें ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो उसमें पता है क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम क्या है, एक एक्स्ट्रा बॉडीज़ बनाने लगते हैं। वो एक्स्ट्रा बॉडीज़ को क्या बोला है, फ्रूटिंग बॉडीज़। और फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या करती हैं, बियरिंग द स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब ये देखो इसकी फ्रूटिंग बॉडीज दिखाती हूँ कैसे होती है कि इसके अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडियम है वो एक्स्ट्रा से अलग से बॉडीज बनाती हैं। ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ये भी 2n होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो डिवीज़न हो रहा है वो 2n ही हो रहा है। फिर इसके बाद में ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर इन्होंने क्या कहा है कि इनकी भी टिप के ऊपर क्या होता है कि स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर्स पोसेस द ट्रू वॉल, यानी कि ये जो स्पोर होता है, ये देखो ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी फर्दर क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी एन स्ट्रक्चर, यानी कि क्या करेगी, इनकी खुद के ऊपर क्या है कि डिवीज़न हो जाता है इनका फ्रूटिंग बॉडीज़ का अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि स्पोर बन जाते हैं। अब ये जो एन स्ट्रक्चर दिखाई है ना, ये स्पोर्स हैं इसके। ठीक है, अब ये स्पोर्स हैं इसके। अब इन स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर ही क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या होता है इनके अंदर कि यही बनते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्पोर के चारों ओर क्या है कि एक सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी खुद को क्या है कंडीशन में अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने देती और सरवाइव कर सकती है। ठीक है,
फिर बाद में ये स्पोर्स क्या करते हैं, फर्दर जर्मिनेट करेंगे और किसी और स्पोर के साथ फ्यूज़न कर लेते हैं। मतलब ये देखो ये एन है, ये क्या है, दूसरे एन के साथ फ्यूज़न कर रहा है दूसरी सेल के साथ, फिर से 2n बना लिया। फिर ये 2n न्यूक्लियाई यानी ये वही स्ट्रक्चर बन गई पहले वाली। फिर ये 2n फर्दर इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो फिर कैरियोकाइनेसिस होगा इसके अंदर। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। फिर न्यूक्लियस का डिवीज़न होके एक लार्ज सरफेस एरिया पे फैल जाएगा तो प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना देगा। इस तरीके से क्या है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। सूटेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना लेता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है फिर ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और एन यानी कि फिर से फ्यूज़न करके एक डिप्लॉइड सेल बना लेता है, जिसका क्या है कि न्यूक्लियस है फर्दर डिवाइड होता रहेगा और एक लार्ज बॉडी है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल है वो चलता रहेगा। ये था इसका स्लाइम मोल्ड। फिर स्लाइम मोल्ड के बाद में आपका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, अब प्रोटोजोन्स। एनसीईआरटी के अंदर प्रोटोजोन्स है वो 4 टाइप के बताए हुए हैं। कौन कौन से, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। जिसके अंदर सबसे पहले अपने देखते हैं कि अमीबॉइड प्रोटोजो है वो कैसे होते हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है और वो मूवमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनका हैबिटेट देखते हैं कि दे आर लिव इन द फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। यानी कि ये 3 जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे कि ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में इसकी मूवमेंट देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे करते हैं। कि सबसे पहले जो पहले वालों में अपनों ने पढ़ा है कि किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या होता है, आपने 10th क्लास के अंदर अमीबा के बारे में पढ़ा होगा कि अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो क्या मूवमेंट कैसे करता है। सेम वही चीज़ इसके अंदर है, इसीलिए इसको अमीबॉइड प्रोटोजोआ कहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने मूवमेंट है और को खाने को यानी कि प्रे यानी इसके शिकारी को कैसे पकड़ते हैं, बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होती है, इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में से ही क्या है कि एक आर्म बना लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि कभी भी इसको अपनी बॉडी के अंदर भी ले सकते हैं और कभी भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सूडोपोडिया कहा है कि ये परमानेंट नहीं होती इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है जो, इसलिए इसको। अब सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, पोडिया का मतलब फीट यानी फॉल्स फीट, यानी कि असल में नहीं होते, सिर्फ टेम्पररी होते हैं। जिससे क्या ये अपना खाना लेते हैं अंदर बॉडी के अंदर, इसको इसके थ्रू पकड़ के और डालेंगे और फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर मैरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल, और जो मैरीन फॉर्म यानी कि मैरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, सिलिका शेल प्रेजेंट भी होती है। फिर इसके एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या क्या आएंगे इसमें, अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि अमीबा है वो इसका एग्जाम्पल है। और जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होती है, इसकी वजह से क्या है कि डिजीजेस भी होती हैं कई बार। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका सेकंड टाइप अपने देखते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कहा है। क्योंकि पहले वाला अमीबा था उसमें तो सूडोपोडिया प्रेजेंट था, अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर क्या होगा कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दे आर द फ्री लिविंग और पैरासिटिक, यानी कि ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक, यानी कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और दूसरों की बॉडी के अंदर या फिर बाहर उनकी बॉडी के ऊपर रह के पैरासाइट उसी को बोलते हैं ना कि जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रह के फूड को गेन करते हैं, यानी फूड लेते हैं, तो पैरासिटिक होते हैं। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ वही काम करते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ट्रिप्नोसोमा। इसके थ्रू ट्रिप्नोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है, इससे डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है वो किससे होती है, ट्रिप्नोसोमा से। अब ट्रिप्नोसोमा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके
डिजीज़ कोज करते हैं वो किस वजह से करते हैं, यानी कि सी फ्लाई। ये एक टाइप के क्या होते हैं कि वेक्टर की तरह होता है। ये सी फ्लाई से क्या करेगा, एक ह्यूमन के अंदर ट्रिप्नोसोमा जाएगा और फिर स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो एक व्हीकल की तरह है, यानी वेक्टर क्या है, वेक्टर की तरह काम करता है। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर क्या होता है, सी फ्लाई होता है। इसके अंदर टी है वो साइलेंट होता है। फिर इसका थर्ड टाइप है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, यानी कि अब इसमें इसके नाम से पता लग रहा है कि जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा वो होंगे इसके अंदर। दे आर द एक्वेटिक, यानी कि पानी में रहने वाले होंगे, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, यानी कि एक्टिवली मूविंग है किस वजह से हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया। इसकी बॉडी की पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना। फ्लैजिला तो लंबे होते हैं और सीलिया है वो स्मॉल होते हैं। अब ये जो डायग्राम बनाया गया ये पैरामीशियम का बनाया गया। दे हैव द कैविटी यानी गलेट दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, यानी कि इनके अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी को बोलते हैं गलेट, जो क्या करती है बॉडी के सेल सरफेस है इसकी उसके बाहर ओपन होती है। और जो गलेट होता है ये किस काम आता है, फूड एंट्री के, यानी कि ये जो खाना लेते हैं वो इन गलेट के थ्रू ही क्या है कि अंदर जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोस ऑफ सीलिया, यानी कि अब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो सीलिया के थ्रू होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे होके फिर उस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल दिया है कि इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा पैरामीशियम। ये पैरामीशियम क्या होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं। और आपके एनसीईआरटी के अंदर ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस बताए हुए हैं 2। वैसे इसके थ्योरेटिकल पार्ट में तो नहीं न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी बताया हुआ, लेकिन जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर आया हुआ है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। तो आपके डायग्राम के अंदर दिया हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया और इसलिए क्या है कि इसको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद में फोर्थ जो प्रोटोजोआ बचा है लास्ट, तो वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल इज स्पोर, यानी कि इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है इनके अंदर, स्पोर बनते हैं ना जब, तब इन्फेक्शियस स्टेज उसको बोला जाता है, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज द मलेरिया। इसके अंदर इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है मलेरिया डिजीज़ होती है। वो किसके अंदर आएंगे, स्पोरोजोन्स के अंदर। अब मोस्ट नोटोरियस मतलब इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो शरारती इसके अंदर पैरासाइट होता है वो कौन सा होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है। जो क्या कोज करता है, क्या कारण है इसके, इससे क्या डिजीज़ होती है, इससे मलेरिया डिजीज़ होती है। तो गाइस ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट जो किंगडम है वो हम करेंगे फंजाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो थैंक यू एवरीवन।